सर माइक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स क्या है और फीचर ये वर्ड का मतलब क्या है? फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। ठीक है, अभी इसमें ये जो फीचर्स वर्ड है, इस फीचर्स का मतलब क्या हो गया। जैसे अगर तुम कोई फोन खरीदते हो जाके, तो फोन के अंदर सबसे पहले क्या देखते हो, उसके फीचर, यानी कोई ऐसी पर्टिकुलर थिंग, उसमें कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंट क्वालिटीज होती है, और वो क्वालिटीज क्या करती है, उस पर्टिकुलर थिंग को डिफाइन करती होती है, उसको हम लोग फीचर बोलते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से एक मोबाइल फोन एक कार के फीचर होते हैं, उसी तरह माइक्रो इकोनॉमिक, ये जो इकोनॉमिक की ब्रांच है, उसके भी कुछ फीचर है। ठीक है, जिसमें टोटल 8 फीचर दिए हुए हैं। ठीक है, अभी उसमें पहले हम लोग 4 फीचर कवर करेंगे, जिसका फर्स्ट फीचर है प्राइस थ्योरी, सेकंड फीचर है एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, थर्ड फीचर है स्लाइसिंग मेथड, और जो फोर्थ फीचर है वो है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। ठीक है, तो ये जो 4 है, इसमें फर्स्ट जो बोला गया है वो प्राइस थ्योरी। ये मैंने जो स्कोप वाला वीडियो है, मतलब स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक है, जिसमें प्राइस थ्योरी ये कंसेप्ट है, उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी प्राइस थ्योरी मतलब क्या, कि प्रोडक्ट के प्राइस को निकालना। माइक्रो इकोनॉमिक जब इकोनॉमिक के अंदर कोई भी प्रोडक्ट के प्राइस को डिटरमाइन करता है, वो देखता है कि वो प्रोडक्ट का कंज्यूमर डिमांड कितना कर रहा है और प्रोड्यूसर कितना सप्लाई कर रहा है। तो जहां पे प्रोडक्ट का प्राइस और प्रोडक्ट का सप्लाई मैच हो जाएगा, वही रहेगी प्रोडक्ट की प्राइस। ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ फैक्टर्स लगते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो ये जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो फ्री में काम करते नहीं है, इनको भी रिटर्न में कुछ रिवॉर्ड देना पड़ता है, जैसे कि रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस और प्रॉफिट। तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को प्राइस पेड की जा रही है, वो क्या है, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट। तो ये जो प्राइस पे की जा रही है, तब जाके प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, तब जाके मार्केट के अंदर वो सेल हो रहा है। तो प्रोडक्ट की प्राइस हो या फिर प्रोडक्ट बनाने वाले फैक्टर प्रोडक्शन की प्राइस हो, इस प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए हमें माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प करता है। इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक का ये बेस्ट फीचर है कि वो प्राइस थ्योरी बताने का काम करता है। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो है एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, यानी इकोनॉमी के अंदर डिफरेंट बिजनेस के वजह से अलग अलग टाइप के मार्केट स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है, जिसमें पहला मार्केट आता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट। तो इस टाइप के मार्केट स्ट्रक्चर है। जैसे अगर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की बात करूंगा, तो जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं, यानी ज़्यादा कंज्यूमर, ज़्यादा सेलर होमोजेनियस प्रोडक्ट बेचते हैं, मतलब सिमिलर प्रोडक्ट बेचते हैं सेम प्राइसेस में। तो वहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन होता है प्रोड्यूसर के बीच में, इसलिए उसको परफेक्ट कंपटीशन मार्केट बोला गया है। अगर मोनोपोली मार्केट की बात करें, तो जैसे इंडिया के अंदर अगर रेलवे की सर्विस लेनी है, तो कोई अदर प्राइवेट रेलवे कंपनी अवेलेबल नहीं है, बस एक ही इंडियन रेलवे अवेलेबल है, तो उनकी मोनोपोली है मार्केट के अंदर, इसलिए उनका जो मार्केट है उसको हम लोग मोनोपोली मार्केट बोलेंगे। थर्ड जो इंपॉर्टेंट मार्केट है वो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, मतलब आईफोन हो गया, सैमसंग हो गया या फिर वन प्लस हो गया। ये तीनों फोन की जो कंपनी है, इनका खुद का कुछ ना कुछ तो कंज्यूमर सेगमेंट है, मतलब कुछ ना उनका कंज्यूमर का मार्केट है, लेकिन तीनों भी एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं। तीनों की मोनोपोली है, लेकिन तीनों भी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रहे हैं। तो ये जो टाइप का मार्केट है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। अगर हम लोग सिम कार्ड कंपनी की बात करेंगे, तो एयरटेल, जियो या फिर वीआई, ये 3 कंपनी है। अगर जियो ने प्राइस बढ़ाया तो एयरटेल प्राइस बढ़ा देता है, जियो ने प्राइस घटाया तो एयरटेल और वीआई प्राइस घटा देते हैं। तो इस तरीके का उनका मार्केट बन गया है। ऐसे टाइप ऑफ मार्केट को ओलिगोपोली मार्केट बोलते हैं। तो इन सभी मार्केट स्ट्रक्चर का एनालाइज करने का काम कौन कर रहा है, माइक्रो इकोनॉमिक कर रहा है। तो ये भी इसका बेस्ट फीचर है। अब जो थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर है वो क्या है, स्लाइसिंग मेथड। ठीक है, अब स्लाइसिंग मेथड का मतलब क्या होता है कि अगर तुम्हारे पास कोई होल पार्ट पड़ा हुआ है, उसमें प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो होल पार्ट एक इंडिविजुअल यूनिट से बना है, उस यूनिट को सेपरेट करके आपको क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, तब जाके उस होल पार्ट का प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा। मतलब आपने क्या किया, यहाँ पे किसी होल पार्ट में से एक इंडिविजुअल यूनिट निकाल लिया, सेपरेट किया यानी स्लाइस किया। या फिर अगर मान लो कि एक जंगल है, ठीक है, एक जंगल के अंदर अगर प्रॉब्लम है, तो उस जंगल के अंदर के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए उस जंगल में जो भी पेड़ आते हैं, उसको हर एक इंडिविजुअल पेड़ को स्लाइस करेंगे यानी सेपरेट करेंगे और उसकी स्टडी करेंगे, तब जंगल के प्रॉब्लम को समझ में आ सकता है।
तो इसे बोलते हैं हम लोग स्लाइसिंग मेथड। तो माइक्रो इकोनॉमिक भी स्लाइसिंग मेथड का इस्तेमाल करता है इकोनॉमिक के अंदर आने वाले जितने भी इकोनॉमिक फैक्टर या इकोनॉमिक वेरिएबल्स बोलते हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए और उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए। अब जैसे इकोनॉमिक फैक्टर मान लो कि नेशनल इनकम है, ठीक है। अब नेशनल इनकम की स्टडी तो माइक्रो इकोनॉमिक नहीं करेगा, वो काम मैक्रो इकोनॉमिक का होता है। लेकिन नेशनल इनकम के अंदर जो इंडिविजुअल पर्सन की जो इनकम होती है, इंडिविजुअल पर्सन की इनकम ऐड होके नेशनल इनकम बनती है ना, तो इंडिविजुअल पर्सन के इनकम को सेपरेट करेगा और उसकी स्टडी करेगा, उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन निकाल के देगा। या फिर अगर टोटल एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक टोटल एम्प्लॉयमेंट की स्टडी नहीं करेगा, वो काम किसका है, मैक्रो इकोनॉमिक का है। तो टोटल एम्प्लॉयमेंट या फिर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं कि इंडिया के अंदर कितने लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, तो माइक्रो इकोनॉमिक क्या करेगा, जितने भी टोटल अनएम्प्लॉयड पीपल है उसमें से हर एक इंडिविजुअल अनएम्प्लॉयड पीपल को जॉब क्यों नहीं मिल रहा है, इसकी स्टडी करेगा माइक्रो इकोनॉमिक। यानी क्या किया उसने, अगेन होल पार्ट में से एक छोटा सा पार्ट स्लाइस किया और उसकी स्टडी की। यानी स्लाइसिंग मेथड का इस्तेमाल करके हर एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट को सेपरेट किया और उसकी स्टडी की। इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक स्लाइसिंग मेथड का इस्तेमाल करता है हर एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स को या फिर फैक्टर्स को या फिर वेरिएबल्स को स्टडी करने के लिए। ये इसका भी इंपॉर्टेंट फीचर है। अब जो फोर्थ इंपॉर्टेंट फीचर है वो क्या है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि माइक्रो इकोनॉमिक क्या करता है, इकोनॉमिक के अंदर आने वाले सभी इकोनॉमिक फैक्टर कौन कौन से होते हैं, जैसे हाउस होल्ड हो गया, लेबर हो गए, एम्प्लॉय हो गया, बिजनेस हो गया मतलब फर्म, इंडस्ट्रीज, ये जितने भी इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स हैं इनको सेपरेटली लेकर स्टडी करता है। यानी माइक्रो इकोनॉमिक को लेना देना नहीं है कि भाई टोटल कितने कंज्यूमर है, उसको सिर्फ एक कंज्यूमर से लेना देना है कि एक कंज्यूमर का प्रॉब्लम क्या है, एक लेबर का प्रॉब्लम क्या है, एक एम्प्लॉयज का प्रॉब्लम क्या है, एक बिजनेस का प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि उसका काम ही क्या है, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट को सेपरेट करके स्टडी करना। तो ये भी माइक्रो इकोनॉमिक का इंपॉर्टेंट फीचर है। अभी जो फिफ्थ इंपॉर्टेंट फीचर है वो क्या है, पार्शियल इक्विलिब्रियम। जिसमें अभी ये जो पार्शियल वर्ड है इसका मतलब क्या होता है कि सपोज मान लो कि 10,000 रुपीज है, तो 10,000 में से 5,000 ये अलग हो गया, राइट। तो 5,000 अलग है और 5,000 अलग है, तो 10,000 में से जो 5,000 अलग है उसे हम लोग पार्शियल बोलेंगे। और जो सेकेंड वर्ड है वो इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, बैलेंस बिटवीन टू थिंग्स, राइट। जैसे कि मान लो कि सीसॉ रहता है गार्डन में, जहाँ पे मान लो कि दो बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। वन साइड कॉर्नर में एक बच्चा बैठा है और सेकेंड साइड कॉर्नर में एक बच्चा बैठा है, दोनों का एज सेम है और जो वेट है वो सेम है, तो दोनों एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है। तो पार्शियल इक्विलिब्रियम ये जो कंसेप्ट है इसका इस्तेमाल माइक्रो इकोनॉमिक क्या करता है, इकोनॉमिक के अंदर आने वाले हर एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक फैक्टर की स्टडी करने के लिए यूज करता है। यानी जैसे फॉर एग्जांपल कि मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट बिक रहे हैं वो प्रोडक्ट के प्राइसेस को डिटरमाइन करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक पार्शियल इक्विलिब्रियम का इस्तेमाल करेगा। कैसे कि जैसे मान लो कि मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट बिक रहे हैं उसकी प्राइस डिटरमाइन करते वक्त देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जिसको कंसिडर किया जाता है। सबसे पहले तो डिमांड और सप्लाई, क्योंकि प्राइस जब डिटरमाइन की जाती है तो डिमांड और सप्लाई के फोर्स के हिसाब से प्राइस डिटरमाइन करते हैं। फिर उसके बाद आता है कंज्यूमर का टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, राइट। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है, अदर फैक्टर्स, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इनमें से जो है वो डिमांड और सप्लाई है। डिमांड एंड सप्लाई प्राइस को डिटरमाइन करेंगे, लेकिन कंज्यूमर का टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, एडवर्टाइजिंग, ये सब अदर फैक्टर्स है जो भी इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट के प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक क्या करेगा, ओनली एंड ओनली पार्शियल इक्विलिब्रियम मतलब पार्ट ही, यानी डिमांड एंड सप्लाई, ये दोनों पार्ट का ही इस्तेमाल करेगा प्रोडक्ट के प्राइसेस को डिटरमाइन करने के लिए। और जो भी अदर फैक्टर्स है लाइक कंज्यूमर का टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस या पॉपुलेशन, ये जो अदर फैक्टर्स है उनकी तरफ देखेगा भी नहीं, यानी पार्शियल अप्रोच रखेगा। और ऐसे इकोनॉमिक के जितने भी इंडिविजुअल फैक्टर है, हाउस होल्ड हो गया, ये तो मैंने आपके प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में बताया, हाउस होल्ड हो गया, बिजनेसेस हो गए, फर्म जिसको हम लोग बोलते हैं,
इंडस्ट्रीज हो गई। तो ये जितने भी सारे इंडिविजुअल फैक्टर्स है, इन फैक्टर की डीपली स्टडी करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक इस तरीके से पार्शियल इक्विलिब्रियम का अप्रोच करेगा, जहां पे पार्ट्स सेपरेट करके उसकी स्टडी करेगा और बाकी के पार्ट इंपॉर्टेंट है डिसाइड करने के लिए, लेकिन उनको साइलेंट रखेगा, या फिर अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, जिसको हम लोग सिट्रस पैरिपस भी बोलते हैं। तो ये था ये फीचर। जो सिक्स्थ फीचर है वो है बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन, यानी क्या कि जब भी माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल कि जो प्रोडक्ट होता है ना, उस प्रोडक्ट की डिमांड कैलकुलेट करनी है, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट की डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए या फिर प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है ये समझने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर लॉ ऑफ डिमांड नाम का कंसेप्ट बना हुआ है। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि जब भी प्रोडक्ट की प्राइस कम रहेगी तो डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है, या फिर जब भी प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा रहेगी तो डिमांड कम हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे डिमांड का एनालिसिस करने के लिए, प्रोडक्ट के डिमांड का एनालिसिस करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक ने क्या किया है, ओनली प्राइस इज द फैक्टर, उसको ही कंसिडर किया है कि जब भी प्राइस बढ़ेगी डिमांड घटेगा, जब भी प्राइस घटेगी डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। तो प्राइस इज द ओनली फैक्टर जो डिमांड को डिसाइड करता है? नहीं, बराबर ना, ओनली प्राइस डिमांड को डिसाइड नहीं कर सकता। तो डिमांड को डिसाइड करने के लिए अदर थिंग्स जो होते हैं, जैसे कि कंज्यूमर की टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस, कंज्यूमर की इनकम, ये भी जो सब फैक्टर है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट के डिमांड को डिसाइड करने के लिए। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक क्या बोलता है कि नहीं, माइक्रो इकोनॉमिक बोल रहा है कि जब भी लॉ ऑफ डिमांड, मतलब ये जो कंसेप्ट है लॉ ऑफ डिमांड का, उस कंसेप्ट का आप इस्तेमाल करोगे तो ओनली एंड ओनली प्राइस ही ऐसा फैक्टर कंसिडर करो, अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखो, यानी इसको दूसरा वर्ड बोला जाता है सिट्रस पैरिबस, यानी अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। तो अदर फैक्टर कांस्टेंट रखो, यानी अदर फैक्टर बिल्कुल भी डिमांड के लिए अफेक्ट होने नहीं चाहिए प्रोडक्ट के डिमांड के लिए। ओनली प्राइस ही ऐसा फैक्टर रहेगा जो क्या करेगा, डिमांड को डिटरमाइन करेगा, अदर फैक्टर डिटरमाइन नहीं करेंगे, यानी अदर फैक्टर्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट। तो एज्यूम करने बोल रहा है माइक्रो इकोनॉमिक, तभी जाके क्या होगा, शायद लॉ ऑफ डिमांड ये जो कंसेप्ट है ये एग्जैक्ट प्रोडक्ट का डिमांड बता सकता है। तो अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, ये जो फीचर है माइक्रो इकोनॉमी का, ये यही बताने की कोशिश कर रहा है कि जब भी कोई भी लॉ ऑफ डिमांड हो, लॉ ऑफ सप्लाई हो, या कोई भी इंडिविजुअल इकोनॉमिक फैक्टर्स हो, इनको अगर डिटरमाइन करना है, इनके प्रॉब्लम को स्टडी करना है, तो आपको कोई एक दो फैक्टर ही रहेंगे जिनको क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा, और जितने भी अदर फैक्टर्स रहेंगे डिटरमाइन करने वाले, उनको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, जिसको सिट्रस पैरिबस भी बोला जाता है। अभी जो 7th फीचर है वो क्या है, यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। अभी ये जो मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल होता है उसका मतलब क्या, मतलब ये जो मार्जिनलिज्म वर्ड है इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कोई एक टोटल यूनिट्स है, ठीक है, या फिर जैसे मान लो एग्जांपल के लिए कि एक बंदा है जो पहले क्या कर रहा है, एक 1 प्लेट पानीपुरी खा रहा है, यानी 6 पानीपुरी खाया उसने। अब उसको पानीपुरी पसंद है तो वो क्या कर रहा है, 2nd प्लेट की पानीपुरी खाया, यानी फर्स्ट प्लेट में उसने 30 रुपीज़ पे किया 6 पानीपुरी के लिए, 2nd प्लेट भी उसने खाई, 30 रुपीज़ पे किया, वो सेटिस्फाइड हो गया। अब फिर भी उसका मन क्या बोल रहा है कि नहीं, मुझे और एक प्लेट खाने की। तो वो क्या करेगा, जब वो खाने जाएगा तो शायद ऐसा होगा कि उसका जो पेट है वो भर चुका है, उसका मन नहीं भरा है, लेकिन फिर भी उसको लग रहा है कि मुझे खाना है, और वो खा भी लिया तो भी उसका कुछ इस्तेमाल होने वाला नहीं है। जो खुशी उसको फर्स्ट प्लेट में थी या 2nd प्लेट में थी, वो 3rd प्लेट में उसको नहीं होने वाली है। यानी टोटल जो भी वो कंज्यूम करेगा उसमें जो एडिशनल यूनिट एक्स्ट्रा होगा, जैसे 3rd प्लेट ये एडिशनल यूनिट है, उसके वजह से कुछ चेंजेस होने वाला नहीं है, उसकी खुशी ज़्यादा होने वाली नहीं है जो फर्स्ट प्लेट खाने के बाद उसको मिली थी। तो उसको ये कंसेप्ट को बोला जाता है मार्जिनलिज्म, ठीक है। तो ये कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ। अभी प्रोड्यूसर भी बात करेंगे, जैसे अगर कोई प्रोड्यूसर, जैसे एज्यूम करो कि कोई बिस्किट मैन्युफैक्चरर है जो मान लो कि 5000 पैसा मतलब कॉस्ट लगाता है और उसमें से 1000 बिस्किट का प्रोडक्शन करता है, 1000 बिस्किट के पैकेट का प्रोडक्शन करता है। तो एक दिन में वो 1000 बिस्किट के पैकेट बना लेता है 5000 रुपीज़ लगा के, लेकिन उसको लग रहा है कि मैं थोड़ा और एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करूंगा, जैसे मान लो कि 1010 यानी 10 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करूंगा, तो शायद मुझे लेबर को क्या करना पड़ेगा, ओवर टाइम वेजेस देना पड़ेगा, मशीन चालू रहेगी तो एक्स्ट्रा लाइट बिल भी आ सकता है। लेकिन वो 10 एक्स्ट्रा यूनिट क्या उसको बेचने के बाद उतना प्रॉफिट देने वाले हैं क्या?
मतलब वो 10 एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के वाले प्रोड्यूस होने के बाद उसको इतना फायदा होने वाला है क्या, तो फिर वो शायद क्या करेगा, अगर फायदा हो रहा है तो जाके वो प्रोडक्शन करेगा, अगर फायदा नहीं हो रहा है तो फिर वो क्या करेगा, प्रोडक्शन बंद कर देगा। वो एक दिन में 1000 प्रोडक्ट बिस्किट के पैकेट ही बनाएगा। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर को डिसीजन लेने के लिए मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल हेल्प कर रहा है। जैसे कंज्यूमर को भी मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल कैसे हेल्प कर रहा है कि भाई तूने 2 पानी पूरी प्लेट खा लिया है, तू सेटिस्फाइड है, तू तीसरी भी खाएगा ना तो भी उसका कोई मतलब नहीं है, यानी एडिशनल यूनिट कंज्यूम करेगा तो उससे तेरे खुशी में या तेरे पेट के अंदर कोई चेंजेस नहीं आने वाले, राइट। वही प्रोड्यूसर की बात करेंगे तो प्रोड्यूसर को पता है कि मार्जिनल प्रिंसिपल जो एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट में प्रोड्यूस करूँ कि नहीं करूँ, लेकिन एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने के बाद फायदा होगा तो ही मतलब है ना, क्योंकि 1000 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं, बिस्किट के पैकेट प्रोड्यूस हो रहे हैं 5000 रुपीज में। अब एक्स्ट्रा 10 यूनिट्स के लिए मैं क्यों इतना एक्स्ट्रा ओवर टाइम वेजेस पे करूँ, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी पे करूँ, एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल के लिए पे करूँ। तो मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल जो है वो कंज्यूमर एज वेल एज प्रोड्यूसर दोनों को एक आइडिया प्रोवाइड करता है कि कहाँ पे आपका बेनिफिट है एक्स्ट्रा चीज खरीदने के लिए या फिर एक्स्ट्रा चीज बनाने के लिए। तो ये कंसेप्ट है मार्जिनलिज्म, और ये कंसेप्ट का इस्तेमाल माइक्रो इकोनॉमिक करता है कंज्यूमर के बिहेवियर को समझने के लिए और प्रोड्यूसर के बिहेवियर को समझने के लिए। ठीक है, अब जो लास्ट फीचर है वो एक्चुअली फीचर नहीं है, मतलब पता है कि माइक्रो इकोनॉमिक की जो थ्योरी है वो 3 पार्ट में कवर होती है, राइट। यानी माइक्रो इकोनॉमिक का जो स्कोप है वो लिमिटेड है, ये लास्ट पॉइंट है। तो माइक्रो इकोनॉमिक का जो स्कोप है वो लिमिटेड क्यों है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक क्या करता है, ओनली प्रोडक्ट के प्राइसेस को डिटरमाइन करता है। माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर के प्रोडक्शन के प्राइसेस को डिटरमाइन करता है। माइक्रो इकोनॉमिक वेलफेयर की बात करता है, राइट। तो इतनी ही थ्योरी माइक्रो इकोनॉमिक की है। माइक्रो इकोनॉमिक ओवरऑल पूरे नेशन की इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड नहीं करता एक साथ, कि टोटल लेबर्स का प्रॉब्लम क्या है, टोटल इनकम क्यों नहीं बढ़ रही है, टोटल एम्प्लॉय का प्रॉब्लम क्या है, टोटल हाउस होल्ड का प्रॉब्लम क्या है, नेशनल इनकम, नेशनल वेल्थ या फिर इन्फ्लेशन, ये सब चीज़ों की माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता नहीं है, इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक का स्कोप लिमिटेड है। तो ये सब क्या थे, माइक्रो इकोनॉमिक के फीचर थे।